हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2020 का नया सिलेबस आ गया है और नए सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। कई बार मैंने डिस्कस किया है, तो उसके वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। यदि हम मेंस के सिलेबस को डिकोड करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। तो आज हम एमपीपीएससी मेंस के पेपर को डिकोड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एमपीपीएससी मेंस में कुल मिला के 6 पेपर होते हैं। नए पैटर्न के हिसाब से कुछ नए बदलाव हुए हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र है जो कि सामान्य अध्ययन 1 का होगा, जीएस पेपर 1 होगा। और इसमें देखा जाए तो इतिहास का एक पार्ट होगा, 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट इतिहास का, दूसरा पार्ट भूगोल का। दूसरी बात करें तो यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होगा और 300 नंबर का पेपर होगा, और दोनों ही पार्ट का 150 नंबर का पेपर होगा। तो ये आप याद रखें। दूसरी बात करें, सेकेंड पेपर में सामान्य अध्ययन 2 होगा। सामान्य अध्ययन 2 की बात करें तो यहाँ पर आपको राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको 3 चीजें पढ़नी पड़ेगी, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। तो राजनीति का मतलब है, सिंपल सी बात है, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी। समाजशास्त्र का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सोशलॉजी पढ़नी पड़ेगी, और ये एक नया पोर्शन है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। लेकिन ये एक पार्ट सोशलॉजी का है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, और ये सेकेंड पेपर में रहेगा। जीएस पेपर 2 में ये आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। और ये भी पेपर 3 घंटे का होगा, 300 नंबर का पेपर होगा। अगले पेपर की बात करें तो ये अगला पेपर सामान्य अध्ययन 3 का है। वह सामान्य अध्ययन 3 जो है काफ़ी बड़ा पेपर है। इसमें देखा जाए तो विज्ञान और तकनीकी है। विज्ञान और तकनीक के साथ में जो साइंस का पोर्शन है वो तो आपको पढ़ना ही है, उसके साथ जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। साथ में कुछ एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें पूछी आती हैं। तो इसमें आपको देखा जाए तो 3 घंटे का पेपर ये भी रहेगा और 300 नंबर का पेपर रहेगा। तो ये 3 पेपर ऐसे हैं जो 300 नंबर के रहेंगे। तो ये हो गए 900 नंबर। थर्ड पेपर के बाद फोर्थ पेपर की यदि हम चर्चा करें तो फोर्थ पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य अध्ययन 4 है, जिसमें दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, वेली साइकोलॉजी भी यहाँ पे रहेगी, एथिक्स रहेगी, साइकोलॉजी रहेगी, और लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी ऐड किया है, और ये भी 3 घंटे का है। और इसका वेटेज थोड़ा कम रहेगा, मतलब 200 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे मेनली कहीं ना कहीं जो फोकस है वो एथिक्स वाले पार्ट में ही है। साइकोलॉजी को एक एडिशन में दिया है कि आपको साइकोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए जब आप एथिक्स के बारे में बात करते हैं, और साथ में हल्का सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे आपको स्टेप्स लेने चाहिए इनके बारे में केस स्टडीज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये है हमारे 3 पार्ट। अगली बात करें, 5वां प्रश्न पेपर है सामान्य हिंदी का। तो सभी को देना पड़ता है और इसमें व्याकरण का भी रहता है। देखा जाए तो इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है, 3 घंटे का पेपर और 200 नंबर का होगा। तो इसके मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स में काउंट किए जाएंगे, इसलिए हिंदी में आपको अच्छे नंबर स्कोर करना पड़ेगा। छठा पेपर देखा जाए तो हिंदी निबंध है, प्रारूप लेखन है। याद रहे, हिंदी निबंध है, मतलब आपको निबंध हिंदी में लिखना पड़ेगा, और ये 2 घंटे का होगा और ये 100 नंबर का होगा। तो कुल मिला के यदि हम सभी को जोड़ दें तो यहाँ पर होते हैं कितने, 1400 मार्क्स। तो 1400 नंबर का ये पूरा पेपर होता है 1400, और 1400 में 175 नंबर का फर्दर इंटरव्यू होने के बाद में आपको कुल 1575 नंबर के फाइनल मार्क्स होते हैं। तो 1575 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, तो ये आप याद रखें। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको 3 तरह के प्रश्न देने होंगे। एक होगा 3 नंबर का, एक होगा 5 नंबर का, और एक होगा 11 नंबर का। ये 3 तरह के पेपर, आपको 3 तरह के क्वेश्चंस का रिप्लाई करना सीखना होगा, और यदि इन क्वेश्चंस के रिप्लाई करना आपने सीख लिए तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। तो आइए चर्चा करते हैं इनके बारे में। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पर लोगों के अंदर कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो देखा जाए तो 150 नंबर के 2 पार्ट रहेंगे, 150 मार्क्स एंड 150 मार्क्स, है ना। 150 मार्क्स और 150 मार्क्स के 2 पार्ट रहेंगे। अब देखिए, हर एक 150 वाले में देखा जाए तो आपको 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए, इसमें देखा जाए तो प्रत्येक इकाई, अब हर एक पार्ट को भी 5 यूनिट में तोड़ा जाएगा। अब 5 यूनिट में जब तोड़ा जाएगा तो 1 यूनिट में आपको 30 नंबर का होगा। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र के पूर्णांक 300 होंगे, बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन प्रत्येक अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि आपका 3 नंबर का होगा, यहाँ पे शब्द सीमा लिखी है 10 शब्द या 1 पंक्ति होगी। इसकी लिमिट रखी है 10 शब्द या 1 पंक्ति होगी, मतलब आपको इतना छोटा आंसर लिखना है। लघु उत्तरी प्रश्न की बात करें तो इसकी आदर्श सीमा जो लिखा है 50 शब्द या 5 से 6 पंक्तियों का होगा,
और दीर्घ उत्तरी प्रश्न की बात करें, मतलब जो ये 5 नंबर का है और ये 11 नंबर का है, इसकी बात करें तो यहाँ पर शब्द सीमा 200 शब्दों के आसपास होगी। तो आपको इन द रेंज आपको लिखना है, तो कोशिश करना है कि आपको छोटे आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। यदि आप इनको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। नाउ अब यदि देखा जाए जीएस पेपर 1 की, यदि हम जीएस के पेपर 1 की बात करें तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, जीएस पेपर 1 जो है ये 300 नंबर का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है और इसमें 2 पार्ट होते हैं, 150 नंबर के और 150 नंबर के 2 पार्ट होते हैं। अब 150 नंबर का जो पहला पार्ट है वो रहेगा इतिहास के लिए, ठीक है, और सेकेंड पार्ट जो 150 नंबर का रहेगा वो रहेगा आपके भूगोल के लिए, मतलब ज्योग्राफी के लिए। यदि हम इतिहास की बात करें तो यहाँ भी आपको कुल मिला के 5 यूनिट मिलेगी और 5 यूनिट कौन कौन सी हैं। यूनिट 1 में देखा जाए तो बात किया गया भारतीय इतिहास के बारे में। यूनिट 2 में बात किया जाए तो यहाँ पर जो मॉडर्न इंडिया है उसके बारे में हल्का टच किया गया है और स्पेशली मेडिवल इंडिया का जो पार्ट है उसको कवर किया गया है। और यूनिट 3 में देखा जाए तो यूनिट 3 में ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया भी इसको चर्चा करेंगे। यूनिट 4 भी है जिसमें मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा की गई है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में चर्चा की गई है। मतलब 4th यूनिट जो है यहाँ पर फोकस मध्य प्रदेश की इतिहास पर है, मतलब मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पे 4th यूनिट का फोकस है। और यदि बात करें 5वीं यूनिट की बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की ही प्रमुख रियासतों पे है, मतलब ये क्वेश्चन पार्ट वैसे भी प्रॉपरली मध्य प्रदेश का है। तो कुल मिला के ये 5 यूनिट्स में 2 यूनिट मध्य प्रदेश के लिए है और 3 यूनिट जो है ओवरऑल सभी के लिए है। अगली यूनिट जो है वो भूगोल के लिए है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में ब्रीफ में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। देखिए, इतिहास पढ़ने का एक बेस्ट तरीका है, यहाँ पे लिखा है भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। तो कुल मिला के आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। तो पढ़ते वक्त जब भी किसी पार्ट को आप पढ़ें उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी उस समय, सोशल पॉलिसीज क्या थी, और जो कल्चर थे उस टाइम के, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। तो हड़प्पा सभ्यता मतलब हम बात कर रहे हैं प्रॉपरली एंशियंट इंडिया से, तो एंशियंट से लेके पूरा हड़प्पा से लेके आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आपको 10th सेंचुरी तक का जो पोर्शन है, मतलब पूरा एंशियंट वाला पोर्शन जो है ये आपको कवर करना है यहाँ पे। तो ये आपका आएगा। अब ये पूछा जाए कहाँ से पढ़ना है, तो या तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं या तो ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं, बट आपको एडवाइजेबल ये है कि यदि आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, ये एडवाइजेबल है। क्योंकि यहाँ पे यदि आप पढ़ते हैं तो आपको बेसिकली लूसेंट आपको इतने एस्पेक्ट नहीं कवर कराएगा, लेकिन एनसीईआरटी आपको जो राजनीतिक हैं, आर्थिक हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास है, इसके आपको ज़रूर वाकिफ कराया जा सकता है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जो राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है और जो सांस्कृतिक इतिहास है, इसके बारे में यदि आपको अपना ग्रिप मजबूत करना है तो आपके लिए एडवाइस ये दी जाती है कि आप इसके लिए ज़रूर एनसीईआरटी पढ़ें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हालांकि इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी इज़ मच बेटर देन दैट, ठीक है। दूसरी बात करें आपको पढ़ना है, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप तमिलनाडु के एनसीईआरटी पेपर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जब भी कोई चीज़ पढ़ी जाती है वहाँ पर कोशिश वो करते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट को अलग अलग पॉइंट में डिफाइन करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट भी डिस्कस करते हैं, तो उससे आपको ऐसे लिखने में काफ़ी आसानी होती है। तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं इनकेस आप इंग्लिश मीडियम के हैं, या आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको इंग्लिश मीडियम में हल्का कंफर्टेबल है आप तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये तो गया मेरा पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ बोला गया 11वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक, 11वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक मतलब 18th सेंचुरी, मतलब 1799 तक, है ना, तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। तो फिर वही बात है, राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है और सांस्कृतिक इतिहास है। तो मतलब आपको क्या पढ़ना है, आपको जितना ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो पढ़ना है, आपको आर्थिक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो था वो पढ़ना है, जो सोशल स्ट्रक्चर है वो पढ़ना है,
और जो कल्चर है उसको पढ़ना है। तो कुल मिला के आपको 11 से 18 सेंचुरी तक ये आपको पढ़ना है, मतलब 1799 तक। हालांकि तब तक अंग्रेज ऑलरेडी आ चुके थे हमारे भारत में, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑलरेडी लेके आ गए थे। आपको याद होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दैट्स वेरी फेमस। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी थी, तो ये आप ऑलरेडी याद रखेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, मुगल शासक और उनका प्रशासन। अब देखिए, हालांकि इसमें मुगल शासक और उनका प्रशासन ऑलरेडी आता है, तो मुगल शासक का काफ़ी बड़ा रोल था मिश्रित संस्कृत का अभ्युदय, चूंकि मिक्स्ड कल्चर यहाँ पे इवॉल्व हुआ था, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर क्या प्रभाव है, तो ब्रिटिशर्स का हमारी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट रहा, मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पे पढ़ना है ब्रिटिश इंडिया। तो ये ब्रिटिश इंडिया का पूरा पार्ट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके लिए भी आपको, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं स्पेशली मॉडर्न इंडिया का, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मेडिवल और मॉडर्न दोनों यदि आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे आप उससे पढ़ सकते हैं लुसेंट से, लेकिन लुसेंट से आपको वही बात है, आपको सारे एस्पेक्ट नहीं मिल पाएंगे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, क्योंकि लुसेंट में फैक्ट जरूर दिए होते हैं लेकिन सारी एस्पेक्ट को टच नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं यदि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ये चारों एस्पेक्ट आपको मिल पाएंगे। तो एडवाइजेबल आपके लिए ये है कि आप इसके लिए एनसीईआरटी जरूर प्रेफर करें, एनसीईआरटी से आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा। और फिर लास्ट स्टार्ट है तमिलनाडु एनसीईआरटी। यदि इन केस आपको एनसीईआरटी पढ़ने में लेंदी लग रही है तो आपको तमिलनाडु की एनसीईआरटी भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जब भी आप पढ़ाई करें किसी भी प्रॉपरली, मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए आप गुप्त एरा के बारे में पढ़ रहे हैं, गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, या कोई भी किसी भी डायनास्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखें कि उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में एक नोट डाउन जरूर करें। मैं नहीं कह रहा हूं आप ज़्यादा लिखिए, लेकिन 3 से 4 लाइन ही सही, लेकिन आप लिखिए जरूर, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात करें, यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में देखा जाए तो यहाँ पर ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया कैसी थी, ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये सभी को पता है, लेकिन कृषक और आदिवासियों का जो विद्रोह है ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन है। कृषक का विद्रोह और आदिवासियों का विद्रोह, ये दोनों अलग टॉपिक हैं और ये काफ़ी पूछे जाते हैं। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम, मतलब 1857 का जो संग्राम है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पे ब्रीफ में आपको पढ़ना पड़ेगा, भारतीय पुनर्जागरण में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन नेतृत्वकर्ता जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, मतलब बेसिकली इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है। राज्यों का पुनर्गठन है, मध्य प्रदेश का गठन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं हैं। तो देखा है तो मध्य देश के बारे में हल्का टच किया गया है, लेकिन असल में देखा जाए तो ये इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा है और ये ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा है। तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट जो है ये भी आपको एनसीईआरटी में अच्छा मिल जाएगा इन केस। हालांकि स्पेक्ट्रम आप प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विद्रोहों के बारे में काफ़ी अच्छे से विवेचना की गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी प्रेफर करें। एनसीईआरटी इज़ क्वाइट एडवाइजेबल फॉर यू। तो एनसीईआरटी के आपको 3 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आप, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक। लेकिन याद रखिएगा जब भी कुछ पढ़ें तो आप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि यह भी पीएससी की आदत है जो सिलेबस में चीज़ें दी रहती हैं उसी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा सकता है कि गुप्त पीरियड के, गुप्त काल के सामाजिक और आर्थिक जो इतिहास है उसकी विवेचना कीजिए, तो फिर आपको हल्का से पॉइंट आपने बना रखे होंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चूंकि यूजुअली हमने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ पे पीएससी यूजुअली सिलेबस से डायरेक्टली पिक करके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि सिलेबस का जो पैटर्न है उसको आप जरूर ध्यान रखें। ऑलराइट, उसकी बात देखा जाए, आगे देखते हैं। यदि बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो इंडिपेंडेंट इंडिया की एक एनसीईआरटी आती है ना, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही प्यारी एनसीईआरटी है इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ। देखा जाए तो ये जितनी भी चीजें हैं ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन।
तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। मध्य प्रदेश का जो प्राचीन मध्य प्रदेश है उससे लेकर आधुनिक काल तक का सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इतनी सारी डायनास्टीज नहीं है कि आपको इतना हैवी लगे, लेकिन फिर भी सारे पढ़ना पड़ेगा, मतलब सारे पढ़ना पड़ेगा। इवनली परमार वंश का भी पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद होलकर आए, सिंधिया आए, इनके पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा गोंड डायनास्टी पढ़ना पड़ेगा, बघेल हैं उनका पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। चंदेल वंश है उनका पढ़ना पड़ेगा। एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी। और एडवाइजेबल यही है कि आप किसी एक बुक को लेकर पढ़ सकते हैं। माहेश्वरी की बुक काफ़ी अच्छी किताब है, आप उससे पढ़ सकते हैं। इवनली आप कोई भी महावीर की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो प्रीटी गुड बुक। लेकिन मैं आपको इंग्लिश मीडियम वाले फ्रेंड्स को एडवाइस दूंगा कि आप हिंदी मीडियम पढ़ते वक्त ज़्यादा हेजिटेट ना करें, पढ़ाई करें। चूंकि आफ्टर ऑल आपको हिंदी में निबंध भी लिखना है, तो यदि आप प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा देखा जाए तो मध्य देश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन की बात करें तो पर्यटन स्थल से क्वेश्चन काफ़ी पूछे आते हैं। ये एमपीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जितने भी पर्यटन स्थल हैं, असीरगढ़ फोर्ट से लेके कोई भी फोर्ट आपसे पूछ लेंगे ये कहाँ पर है, वो कहाँ पे है। दूसरा हेरिटेज साइट की बात करें तो हेरिटेज साइट ऑफिशियली देखा जाए तो मध्य देश में 3 ही हैं, इसके अलावा बाकी नहीं है। एक टेम्परेरी हेरिटेज साइट है जो कि ओरछा में है, लेकिन 3 हेरिटेज साइट की बात करें तो एक खजुराहो है। खजुराहो के अलावा देखा जाए तो एक कौन सी है, इसके अलावा खजुराहो के अलावा सांची है और एक है भीमबेटका। तो खजुराहो को आपने बनाया 1986 में हेरिटेज साइट, सांची को बनाया 1989 में और भीमबेटका को बनाया 2003 में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हालांकि जो पर्यटन वाला पोर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन मैं आपको यहीं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में कवर कराऊंगा, लेकिन स्टिल मैं आपको एडवाइस करूंगा कि किसी बुक को आप जरूर पढ़ें, बट एटलीस्ट एक बुक को अपने साथ जरूर रखें और उसको बार बार पढ़ें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भूलती हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों में हालांकि यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत, ये सारी चीज़ें लिखी है। प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्त तक, तो ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में, तो ये सारी चीज़ें आपको भौगोलिक संदर्भ में भी पढ़नी है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब जो स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश में हुए। अब देखिए आंदोलनों में देखा जाए तो असल में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कि ऐसे आंदोलनों के बारे में चर्चा कर सकते हैं जैसे कि झंडा सत्याग्रह हो गया। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे मध्य देश का जलियांवाला बाग बोलते हैं, दैट्स ऑल्सो पेनफुल इंसिडेंट, चरण पादुका मैसेकर, चरण पादुका हत्याकांड। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया। झांसी की रानी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। झलकारी बाई का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनके बारे में पूछा सकता है। तो आपको एडवाइजेबल ये है कि आप इनके बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ें। बस आपको एक बुक प्रेफर करना है, वहाँ पे बहुत सारी डेटा आपको मिल जाएंगे, बस आप उसको बार बार पढ़िए एंड यू विल गेट द ग्रिप ऑन दैट एरिया। तो ये रहा हिस्ट्री का पोर्शन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिस्ट्री के लिए एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो तो रिवीजन के लिए आप लुसेंट प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य देश का सारा एक बुक ले लीजिए, कोई भी माहेश्वरी की बुक ले सकते हैं, महावीर की बुक ले सकते हैं, वहाँ पे ये सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। बस कोशिश ये करिए कि फैक्ट को बार बार पढ़िए और लिखने की भी प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको इसमें ग्रिप मिल जाए। अगला है हमारा, ये तो हिस्ट्री का पोर्शन रहा। तो हिस्ट्री में आपको सिर्फ 3 बुक पढ़नी है, दैट्स ऑल। 3 बुक नहीं, मतलब 3 एनसीईआरटी पढ़नी होगी और एक मध्य प्रदेश की। अगला पोर्शन है भूगोल का। यदि भूगोल की बात करें तो प्रथम प्रश्न पद का खंड बा है, हालांकि पहले से रहा है तो इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। यदि भूगोल की बात करें तो यहां पर वर्ल्ड का ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, विश्व का भूगोल। अब विश्व के भूगोल में देखा जाए तो प्रमुख भौतिक लक्षण, तो विश्व के भूगोल के प्रमुख भौतिक लक्षण में पूछा गया है पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद। तो दुनिया का जब ज्योग्राफी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, कौन सा पर्वत कहाँ पे है, कौन सा पठार कहाँ पे है, कौन सा मैदान कहाँ पे है। तो कोशिश ये करिए जितने भी कॉन्टिनेंट आप पढ़ रहे हैं, जितने भी महाद्वीप आप पढ़ रहे हैं, हर एक महाद्वीप के जो मेन पर्वत हैं ये आपको पता होना चाहिए, वहाँ के जो मेन पठार हैं वो पता होना चाहिए, जो मेन मैदान है वो पता होना चाहिए, जो वहाँ की मेन नदियाँ हैं, झीलें हैं, हिमनद हैं, इन सभी के बारे में थोड़ा ही सही लेकिन आप पढ़ें ज़रूर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। प्रमुख भौगोलिक घटनाओं, इसको पढ़ना कहाँ से, बहुत सारे हमारे फ्रेंड से कहना ये है कि आप पढ़ना कहाँ से है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हालांकि टाटा टीएमएच की बुक ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 6ठी और 7वीं की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, नई वाली नहीं,
ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ डेटा मिल जाएगा। यदि ओल्ड एनसीईआरटी की आपको फोटोकॉपी मिल जाती है तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, ये आप ले सकते हैं ओल्ड एनसीईआरटी छठी और सातवीं की। वहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ जिक्र मिला है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे टाटा मैकग्रा-हिल की बुक ऑलरेडी पढ़ सकते हैं। दूसरा, प्रमुख भौगोलिक घटनाओं की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है कि भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी क्रिया है, चक्रवात है। वेल चक्रवात की बात करें तो देखिए साइक्लोन में अलग अलग रीजन में अलग अलग बोलते हैं। जैसे कुछ जगह टाइफून बोलते हैं, कुछ जगह हरिकेन बोलते हैं, कुछ जगह विली विली बोलते हैं। तो अलग अलग जगहों में इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो ये सारी चीज पता होना चाहिए बेसिकली क्या है, कहाँ पे किस नाम से पुकारते हैं। जो फेमस भूकंप आए, जो फेमस सुनामीज आई, जो फेमस ज्वालामुखी क्रियाएं आई अलग अलग रीजन में, तो उनके बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस जगह में कौन क्या कब आया। तो एक हल्की सी अंडरस्टैंडिंग यदि आपको होगी तो यहाँ पे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछाते हैं कौन से पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या रहा, भूकंप की क्या कंडीशन रही, सुनामी का क्या रहा, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, विश्व की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ये विश्व की जलवायु की जब बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी की बात होती है। यहाँ पे जलवायु और ऋतुएं हैं। वेल जलवायु और ऋतुओं की बात करें तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है, सीजन है, ये सारी चीज़ें हैं। वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश है। तो वर्षा का वितरण कहाँ कितना होता है, कितनी कहाँ बारिश होती है, जलवायु प्रदेश कहाँ पे क्या है, क्लाइमेट जो रीजन्स हैं वो कहाँ पे कितने हैं, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव क्या हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बट थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी का थोड़ा इम्पैक्ट करता है। तो एडवाइजेबल ये है कि रेनफॉल, क्लाइमेट के जो डिफरेंट रीजन हैं और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज है उसके क्या इम्पैक्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही पढ़ना है। आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है। भूकंप नहीं मिल रहा है तो आप कुछ नहीं करिए, आप सिर्फ इतना लिखिए दुनिया में आए हुए मेन भूकंप, है ना। तो जितना भी आपको दुनिया में मेन जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी और उसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी इन केस नहीं मिलता तो आप ऐसे कर सकते हैं। यूनिट 2 की बात करें तो भारत का भूगोल है। वेल जब इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत ही प्यारी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी इंडिया की इंडियन ज्योग्राफी की बड़ी प्यारी एनसीईआरटी आप उसको पढ़ सकते हैं। 10th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी। प्रमुख भौतिक स्वरूप, अब भौतिक स्वरूप में पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद। तो जैसे वर्ल्ड के बारे में पढ़ा है वैसे आपको इंडिया के बारे में पढ़ना है, थोड़ा डीप में पढ़ना है। भारत के भू आकृतिक प्रदेश है, जितने भी भारत के भू आकृतिक प्रदेश है, जितने भी क्लाइमेटिक रीजन है उनको आपको पढ़ना है। जलवायु की बात करें तो मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, एल नीनो यहां पढ़ना है, एल नीनो पढ़ना है आपको। तो एल नीनो पढ़ रहे होंगे तो लानिना भी पढ़ लीजिएगा। मानसून में लानिना एल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। जलवायु एवं ऋतुएं हैं, ये कैसे काम करती हैं इसको पढ़ना है आपको। वर्षा का वितरण कहाँ पे क्या कितना है ये चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। और जलवायु प्रदेश जो क्लाइमेटिक रीजन्स है हमारे मध्य प्रदेश से इंडिया के, वो भी आपको पढ़ने हैं। तो देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंडियन ज्योग्राफी का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। वेल प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके उपयोग क्या है, जल, वन, मृदा। तो आपको जल, वन, मृदा पढ़नी है। मतलब जितने भी जल हैं, जल के जो रिसोर्सेज हैं जो हमारे देश में हैं, जहाँ पे कहाँ पे झीलें हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं। वन की बात करें तो वन आपको पढ़ने हैं, कहाँ पे कौन कौन से वन है। मृदा है, किस किस प्रकार की मृदा है, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। सैल एवं खनिज, कहाँ पे किस किस तरह का पत्थर होता है, किस किस तरह के खनिज हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। मैदान, नदियाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं ऑलरेडी। नदियाँ, झीलें और हिमनद, मैदान है, पठार हैं, पर्वत हैं, ये सारी चीज़ें आपको डीप में पढ़नी पड़ेगी। ये टॉपिक तो बहुत छोटा आपको लग रहा है, लेकिन ये टॉपिक इतना छोटा है नहीं। वेल इसके बाद आता है एक वर्ड सेंसस का। वेल देखिए ये जितनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं असल में देखा जाए तो यहाँ पे वेटेज केवल 30 नंबर का है। तो आपको पढ़ना भी उस हिसाब से है कि ऐसा नहीं कि पूरा आप बिल्कुल सारा टाइम इसी में लगा दो। आपको 30 नंबर के हिसाब से ही पढ़ना है कि आपको चीज़ें पढ़ के ज़्यादा डीप में नहीं, लाइटली पढ़ के छोड़ देना है, ठीक है। और उसको बार बार रिवाइज करना है। जनसंख्या की वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्रवास, ग्रामीण, नगरीय जनसंख्या जितनी भी है, परसेंटेज पता होना चाहिए। जनरल खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग, ये बहुत ही फेमस पोर्शन है इस समय। खाद्य प्रसंस्करण, स्पेशली जो हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है,
इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है राइट नाउ, तो इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी एक जिला एक उत्पाद योजना को काफ़ी पुश कर रही है, तो ये भी एक बड़ा स्टेप है, दैट्स आल्सो प्रीटी गुड स्टेप। संभावनाएं, महत्व क्या है, उद्योगों का स्थानीयकरण क्या है, उद्योग की पूर्ववर्ती और मध्यवर्ती आवश्यकताएं क्या है, मांग पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में आप ज़रूर थोड़ा डीप में पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, हमारे भारत में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने रुपए तक, कितने करोड़ रुपए की बिजनेस हमारे इंडिया में प्रेजेंटली पॉसिबिलिटी है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन याद रहे ये यूनिट काफ़ी बड़ी है, दैट्स क्वाइट मैसिव यूनिट, लेकिन आनी है 30 नंबर की ही, तो आप उस हिसाब से ही पढ़ेंगे। अगला यहाँ पे आर्टिकल है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो तीसरी यूनिट है यहाँ पे मध्य प्रदेश में आ जाइए। मध्य प्रदेश के भूगोल की बात की गई है, प्रमुख भू आकारी की है, जियोमॉर्फिक प्रदेश है। वेल, तो ये वाला मैंने बोला कि आप यहाँ पे जो हमारी एनसीईआरटी है 10th क्लास की, आप उसे पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी 10th क्लास में काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको। इन केस नहीं मिलता है तो आप जो है बाकी एनसीईआरटी 9th और 10th की, 8th और 9th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, दैट्स आल्सो प्रीटी गुड वन, लेकिन 10th की एनसीईआरटी पर जरूर पढ़ेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो वापस से प्रमुख भू आकारी की हैं, जियोमॉर्फिक प्रदेश जो हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। नर्मदा घाटी और मालव पठार के प्रमुख संदर्भ में, प्राकृतिक वनस्पति है, वनस्पति एवं जलवायु है, तो आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना है। मृदा की बात करें तो मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण हैं, मृदा प्रसंस्करण है, मृदा निर्माण है, मृदा क्षरण है, ह्रास की समस्याएं हैं, समस्याग्रस्त मृदा एवं इसके परिष्कार के तरीके हैं, जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन है। तो ये सारा पोर्शन मृदा से रिलेटेड है, तो कोशिश ये करेगा कि एटलीस्ट ये जो टॉपिक दिए हुए हैं इसके बारे में डायरेक्टली लिख के आ जाता है कि जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन कैसे किया जाता है। तो एटलीस्ट आपको इतना होना चाहिए कि आप उसके बारे में एटलीस्ट 5 नंबर का लिख पाएं। कम से कम 4-5 सेंटेंस, 6 सेंटेंस आपके लिखने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। दूसरा, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रकार है, वितरण है, उपयोग है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। टाइप है, वितरण कहाँ पे कितना है, उपयोग कितना हम कर रहे हैं। तो खनिज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहाँ पे कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्रमुख उद्योग की बात करें, जो मेन इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे कृषि उत्पाद हैं, वन एवं खनिज आधारित उद्योग हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन उद्योग हैं उनके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। जो मेन इंडस्ट्रीज हैं आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हमने इंडस्ट्रियल एरिया बना रखी है, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एडवाइस करूंगा यदि आपको इस पोर्शन में कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे माहेश्वरी की बुक प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है, यू कैन प्रेफर दैट बुक, दैट्स प्रीटी गुड बुक, है ना। इसके अलावा देखा तो राज्य की जनजातियां हैं, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में। वेल, आपदाग्रस्त जनजातियों में देखा है तो जो हमारी वल्नरेबल ट्राइब्स हैं उनके बारे में आपको स्पेशली डिस्कस करना है। लेकिन याद रहे, पढ़ते वक्त इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि आपको इतना नहीं पढ़ना है कि बिल्कुल डीप में चले जाएं, आपको यहाँ से भी 30 नंबर लेके आने हैं। तो एनी हाउ यू हैव टू मैनेज टू गेट 30 मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, लेट मी गेट द नेक्स्ट वन, जल एवं आपदा प्रबंधन। तो ये यूनिट 4 आ गया। यूनिट 4 जो है बेसिकली जो हमारे ज्योग्राफी का एक ट्रेडिशनल टॉपिक होता है, वाटर एवं डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो दुनिया में जो इंपॉर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई, जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हुए, उनको भी आपको पढ़ना होगा। पेयजल की बात करें तो आपूर्ति है, जल की अशुद्धि के कारण एवं गुणवत्ता प्रबंधन है, जल में किस किस प्रकार की अशुद्धि होती है, तो ये जनरल जो चीज़ें हैं वो पढ़ लीजिएगा। जल प्रबंधन की बात करें, वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, वाटर हार्वेस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं। एवली खेती में देखा जाए तो खेती में जो हम खेती करते हैं, स्प्रिंकल इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन, उसका भी इस्तेमाल करके आप जल प्रबंधन कर सकते हैं। इस चीज़ को भी आप कोट कर सकते हैं। भूजल की बात करें, भूजल है, जल संग्रहण है, ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भूजल कैसे होता है, हमारे देश में कितना भूजल है, कहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, जल संग्रहण क्या है, कैसे हम कर सकते हैं, इनके उपाय क्या हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने की, जिससे क्या है आपको ये टॉपिक मिल जाता है भू संग्रहण, भूजल और जल संग्रहण, तो आप इसको बारे में बड़े आराम से लिख पाएँ। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं में देखा जाए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, दैट्स प्रीटी गुड। आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे और उनका समन। तो ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं जो हैं इसके बारे में लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बिहार में जो फ्लड आता है,
या जो हमारे उत्तराखंड के रीजन में जो फ्लड आया था, ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, कुछ मानव निर्मित आपदाएं भी हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे आ सकते हैं। तो आपको एडवाइजेबल ये है कि आप इनको लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। आई नो ये किताबें आपको मिल जाती, किताबों में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के खूब सारे आर्टिकल मिल जाते हैं, लेकिन यदि आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं किया तो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू। सामुदायिक योजना की बात करें तो सामुदायिक योजना जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। संसाधन मानचित्रण है, राहत एवं पुनर्वास है, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय हैं, सुरक्षित निर्माण है, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा है, दक्षता है। तो कुछ महत्वपूर्ण सामुदायिक योजनाएं हैं जिनको आप याद रखेंगे। तो ये बेसिकली एक प्रकार से ये राहत कैसे किया सकता है, कैसे हम इसको इनकाउंटर कर सकते हैं, इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो सजेशन ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक सेपरेट यूनिट है और इसको आप ढंग से पढ़ेगा जिससे इसे क्वेश्चन का रिप्लाई करने में आपको आसानी हो। प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस देख लीजिएगा तो यू विल गेट द आइडिया कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। अगला पॉइंट यहां पर है भूगोल की आधुनिक तकनीक। ये एक ऐसा यूनिट है जो लोग सरप्राइज हो चुके हैं कि ये यूनिट क्यों ऐड किया है, लेकिन फिर भी दो यूनिट ऐसी हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट और भूगोल की आधुनिक तकनीकी। ये दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है। सुदूर संवेदन है, सुदूर संवेदन के सिद्धांत क्या है, मतलब कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, सिद्धांत है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, घटक उपग्रहों के प्रकार क्या होते हैं, सुदूर संवेदन का उपयोग क्या है। जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। भौगोलिक सूचना प्रणाली, घटक उपयोग, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवनली जीपीएस जो है भौगोलिक पोजिशनिंग सिस्टम की बात करें तो आधारभूत संकल्प एवं उपयोग जो है, किस किस कंट्री के जीपीएस का क्या नाम है, गैलीलियो किसके जीपीएस का नाम है, वाइडू किसका है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और दूसरी बात भारत का क्या है, भारत का अपना नाविक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कितने सेटेलाइट इन द लाइन करने पड़ते हैं, तो उसमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, किसी पर्टिकुलर वन पॉइंट का आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एडवाइजेबल ये है कि आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। तो बेसिकली ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, मैं तो कहूँगा ये टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं, और इसमें स्कोर करना बहुत आसान भी है। तो हालांकि इस पोर्शन को मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आपको मेरे चैनल में कुछ वीडियो मिल जाएंगे इसके, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइजेबल दूंगा कि आप इसको अपने से भी यदि पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़िएगा। ये रहा हमारा पेपर 1 के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन। जहां तक की बात करें इसको कहाँ से पढ़ना है, तो ये वाला जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं टाटा मैकग्रा-हिल की, वहाँ से बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक की बात करें आपदा प्रबंधन की, तो आपदा प्रबंधन के लिए आपको बुक में ज़्यादा रिलाय करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत सारे आर्टिकल ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ऑनलाइन ही बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लीजिएगा, दैट इज मच बेटर फॉर यू। यदि इन केस आपको डिफिकल्टी है तो आपदा प्रबंधन पे ऑलरेडी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ऑलराइट, ये रहा एक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दिस वन। जो भी आपके पास डाउट्स हैं, ओपिनियंस हैं, वो आप नीचे जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अगले पेपर के बारे में, क्योंकि टाइम थोड़ी ज़्यादा हो रहा है। इट्स टाइम टू वाइंड अप द क्लास राइट नाउ। आप सभी लोग यहाँ पे आए, इसलिए थैंक्स सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेंस के पेपर की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फिलहाल हम अपने चैनल में इस समय कर रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप 4 बजे शाम को इस यूट्यूब की क्लासेस में मेरी जरूर आया करें, लाइव क्लास होती है। दूसरा,